दोस्तों, आज एक बार फिर हमारे साथ हैं करंट अनप्लग्ड के संपादक राजीव रंजन सिंह जी। मैं पहले भी आपको याद दिला चुका हूं कि राजीव जी ने एक खबर ब्रेक की थी। वो खबर ये थी कि अगर सीआरपीएफ, केंद्रीय रिजर्व पुलिस, छात्रों का दमन करने से इनकार न करती तो शायद जैन जी के आंदोलन को जो इतनी जल्दी बड़ी सफलता मिली धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की, वो मिलती सफलता, देर सवेर वही न कामयाब होते, हम लोग इस बात को मानते हैं। लेकिन उसमें सीआरपीएफ के इनकार करने करने ने एक निर्णायक भूमिका निभाई। ये जो खबर है वो राजीव जी कहाँ से निकाल के लाए थे? एक पत्रकार अपने स्रोतों को सुरक्षित रखता है और उसको वो अदालत को भी बताने से इनकार कर सकता है। इसलिए मैं उनसे उनके स्रोतों के बारे में कुछ भी नहीं पूछूं। लेकिन इतना मुझे पता है कि उनके जो सूत्र हैं वो बहुत गहराई में हैं और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो मुख्यालय है नागपुर है, वहां तक फैले हुए हैं। वहां से छन छन के जो खबरें आती हैं वो राजीव जी अक्सर उनको ब्रेक करते हैं उन खबरों को। अब आप देखिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की क्या स्थिति है, वो एकदम विरोधाभासों से भरी हुई लग रही है। उनके जो सह सरकार्यवाह हैं अतुल्यमय, वो कह रहे हैं कि ये तो राष्ट्रघाती लोग हैं, राष्ट्रद्रोही लोग हैं जेन जी वाले। और विद्यार्थी परिषद को वो आड़े हाथों ले रहे हैं कि उसने सब पहले आंदोलन ये क्यों नहीं कर दिया, या ये आंदोलन उसके हस्तक्षेप के बिना हुआ कैसे, क्योंकि विद्यार्थी परिषद तो लगातार इस तरह के आंदोलनों से अनुपस्थित रहती है। एक दूसरे टीजी मोहनदास हैं जो कि इंटेलेक्चुअल सेल के प्रमुख वगैरह बताए जाते हैं। वो उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हम तो कर्फ्यू लगा देते और 3 बार कर्फ्यू लगा देते और 3 बार चेतावनी देते और उसके बाद गोलियां चलानी शुरू कर देते, बोल देते। ये कहा। फिर वो मोहन भागवत जब जैन जी के साथ में संवाद करते हैं, उस संवाद में वो एकदम जैन जी की लल्लो चप्पू करते हुए नजर आते हैं, जैन जी को फुसलाते हुए नजर आते हैं, उनके प्रति सकारात्मक रुख रखते हुए नजर आते हैं। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ स्पष्ट रूप से दुविधा में है। मुझे तो ये दुविधा भयाक्रांत दुविधा भी लगती है, डर से भरी हुई दुविधा भी लगती है, जिसमें उन्हें लगता है कि जो बाल शाखाएं और तरुण शाखाएं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में लगाई जाती हैं, बाल शाखाएं और तरुण शाखाएं, यानी शाम की जो शाखाएं होती हैं, सायंकालीन जो शाखा है, वो शाखा मुख्य तौर पर बाल शाखा और तरुण युवकों की, नौजवानों की शाखा होती है। सुबह की शाखाएं व्यवसायी लोगों, परिवारी लोगों, इस तरह के स्वयंसेवकों की होती। ये जो शाखाएं हैं, इन शाखाओं में जो स्वयंसेवक ध्वज प्रणाम करते हैं, नमस्ते सदा वत्सले प्रार्थना गाते हैं और मंडलों में बैठकर रक्त शिराओं में राणा का रह रहे आज हिलोने लेता जैसे गीत गाते हैं, और जिनको मुस्लिम विरोध की घुट्टी उन्हीं शाखाओं में पिलाई जाती है, ये जो जेनजी हैं उनके ऊपर इस विचारधारा का और जो एक नागरिक की बजाय एक स्वयंसेवक बनाया जा रहा है, शाखा में गढ़ा जा रहा है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जेनजी के लोगों को इसमें इससे कोई दिलचस्पी नहीं है कि सावरकर क्या कहते थे, उन्होंने हिंदुत्व वाली किताब में क्या लिखा है। जेनजी के लोगों को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर का हिंदुत्व की राजनीति में क्या योगदान है, वो कौन थे, क्या थे। बहुत से लोग तो उनको जानते भी नहीं होंगे, बहुत से बच्चे तो वो जानते भी नहीं होंगे। केशवराव बलिराम हेडगेवार ने क्या थे, कुछ नहीं उनको पता, वो जानना भी नहीं चाहते उसके बारे में, क्योंकि उनकी समस्याएं दूसरी हैं, उनका मानसिक क्षितिज दूसरा है। वो हिंदू मुसलमान के चक्कर में भी नहीं पड़ने वाले हैं, वो जेंडर डिवाइड के चक्कर में भी नहीं पड़ने वाले हैं। वो सब बिल्कुल अलग ही किस्म की दुनिया है, एक ऐसी दुनिया है, इससे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पूरी तरह अपरिचित है। उन लोगों का जो बिहेवियर पैटर्न है, व्यवहार शैली है संघ के नेताओं वगैरह की, वो एकदम भौचक्के हैं कि ये सब क्या है। हम तो नौजवानों और बाल शाखाएं और तरुण शाखाएं लगाते लगाते 100 साल गुजर गए। 100 साल में ये एक जेनजी बन गया, इसके बारे में उन्हें कोई इम्कान ही नहीं था। इसलिए ये आपको एक दूसरे को काटते हुए बिहेवियर पैटर्न नजर आते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो अंदर से आपको खबरें मिली हैं कि वहां पर क्या चल रहा है, उसको जरा आप नई परख के दर्शकों को बताएं। राजीव जी। सर, बहुत बढ़िया भूमिका आपने बांधी है। देखिए, ये 2-3 चीजें अभी हाल फिलहाल में स्पष्ट हुई है।
एक तो ये स्पष्ट हुआ है कि जब मोदी और अमित शाह के ऊपर में गाज गिरी है तो ढाल के रूप में मोहन जी भागवत जो है वो सामने आए। ये जेनजी के साथ में अमित शाह वन ऑन वन अपना स्थापित नहीं करना चाह रहे हैं। कौन करना चाह रहे हैं? मोहन जी भागवत करना चाह रहे हैं। दूसरा, इससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि जो भी एजुकेशनल पॉलिसीज निकल रही थी, इसका सबसे बड़ा जो लाभार्थी था वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उससे जुड़े हुए लोग थे। इसीलिए मोहन जी बोल रहा हूं, वो पॉलिसी निकल नहीं रही थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही पूरा शिक्षा का जगत संचालित कर रहा है, कर रहा था और कर रहा है। एग्जैक्टली। तो जो लाभार्थी सबसे बड़ा है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इसीलिए बचाव में भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है वो टूट पड़ा है और इस तरीके से बिफरे बिफरे से स्टेटमेंट्स जो है आपको अलग अलग लीडर्स के दिख रहे हैं। भले मोहन जी भागवत जो है वो कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए, मैं थोड़ा सा आपको इतिहास में लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि यदि आपको आरएसएस की शैली समझनी है और क्या स्ट्रैटेजी बनना है ये समझना है, तो हमको इतिहास के पन्ने पलटने की आवश्यकता है। जब इनके हाथ में सत्ता नहीं थी, आज तो इनके पास में सत्ता है, धन बल इंटेलिजेंस सोर्सेस सब कुछ है, पर जब इनके पास में कुछ भी नहीं था तब ये कैसे ऑपरेट करते थे। देखिए, एक चीज ये भी है कि मोहन जी भागवत की शैली और बाला साहब देवरस की शैली जो है ये बहुत अलग रही है। जो पॉलिटिक्स में आरएसएस को लाने का जो मेन जाता है श्रेय, वो आरएसएस सरसंघचालकों में बाला साहब देवरस जी को जाता है। और बाला साहब देवरस बहुत ही अंडर द रेडार काम करते थे, मोहन भागवत उतने ही लाइमलाइट में आके काम कर रहे हैं। इस पर बाद में बात करूंगा, पर क्या इतिहास में रहा है ये हमको थोड़ा नजर डालने की जरूरत है। देखिए, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे तो इंदिरा गांधी के निधन के बाद में आरएसएस ने समर्थन किया था, इसीलिए सब निपट गए थे। भारतीय जनता पार्टी भी 2 सीट पे आके टिक गई थी। और ये आप समझिए कि वीपी सिंह जो बहुत ही क्लोज व्यक्ति थे राजीव गांधी के, इनके मन में ये महत्वाकांक्षा के बीज किसने डाले कि आप बहुत ईमानदार हैं, आपके सरीखे व्यक्ति को प्रधानमंत्री होना चाहिए। और बीज क्या डाले, उनको तो प्रधानमंत्री बना डाला इन्होंने 1989 में भाजपा के समर्थन से। ऐसे इनके घर के अंदर, इनके बचपन के दोस्तों के अंदर अरुण नेहरू, अरुण सिंह, इनके मतलब अकबर अहमद डंपी, आरिफ मोहम्मद खान, सलीम शेरवानी, एक से एक नेता जो उस टाइम में थे यूपी के जो थे, जो क्लोज थे, वो सारे के सारे लोग अलग एक एक करके या तो शाहबानो या बफोस या कोई दूसरे मुद्दे को लेके हुए। मेनका गांधी जो 1982 में संजय विचार मंच शुरू किया, अकबर अहमद डंपी जुड़े, मेनका गांधी के दिमाग में किसने ये बात डाली कि भाई आप असली धरोहर कांग्रेस की तो आपने संजोना है, आप जो है आप ही असली वारिस हैं। तो जब सत्ता में ये नहीं थे तब इन्होंने सत्ता में जो केंद्र में था उसके इर्द गिर्द के लोगों को पकड़ा और उनके अंदर में महत्वाकांक्षा के बीज बोए। मैं आज वो बातें बता रहा हूं जो पब्लिक डोमेन में नहीं और कोई जानता भी नहीं है, ठीक है आज। और आप उसी का नतीजा देखिए अभय जी, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का जनाजा निकाल दिया, मातम निकाल दिया। 1989 में लास्ट मुख्यमंत्री एनडी तिवारी हुए, उसके बाद में उत्तर प्रदेश में इनकी सत्ता वापस नहीं आ पाई कांग्रेस की। और ना केवल उत्तर प्रदेश में, 1967 से तमिलनाडु में, 1977 से वेस्ट बंगाल में, 1989 से बिहार में, 2013 से दिल्ली में, आई मीन जहां से भी कांग्रेस गई, कांग्रेस वापस पलटी नहीं मार पाई। 1999 में उड़ीसा से, और हर जगह पे आप देखिएगा अधिकतर राज्यों में भाजपा ने कांग्रेस को रिप्लेस किया। और आप ये देखिए मेनका गांधी हो, आज मेनका गांधी कहां है? भाजपा की गोद में बैठी है। वीपी सिंह उनके समर्थन से प्रधानमंत्री बने। कहां है अकबर अहमद डंपी? कहां है सलीम शेरवानी? सब गायब है। जब माइनॉरिटीज की राजनीति या उनके ऊपर में बर्बरता बढ़ती जा रही है, ऐसे इल्जाम लगते थे, सब लोग गायब है। कहां है आरिफ मोहम्मद खान? आज भाजपा की गोद में जाके बैठे हुए हैं। कहने का अर्थ यह है कि यह पूरा कांग्रेस को समाप्त किया गया शंका के बीज डाल के या महत्वाकांक्षा के बीज डाल के। और अब भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को समझ में आ रहा है 1980 का टेम्पलेट जो है वो फिर से दोहराया जाने वाला है। मार्क माई वर्ड्स, मैं आपको बता रहा हूं। पर इस बार थोड़ा सा चित्र अलग है। चित्र क्या अलग है? देखिए, अरविंद केजरीवाल तो निपट गए,
अरविंद केजरीवाल के जितने भी करीबी लोग हैं इनको इन्होंने अपने साथ में कर लिया है। मोस्टली सातों राज्यसभा पंजाब से जो आते थे वो चली गए, पर अरविंद केजरीवाल की जो बैकबोन थी, जो टीम थी, जो युवा शक्ति अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ी थी, उनका ताकत, उनका दमखम जो है इस मूवमेंट में नजर आ गया है। ये आरएसएस को भी नजर आ गया है, भाजपा को भी नजर आ गया है, और ये भौचक्के हैं इन लड़कों की प्रतिभा और इन लड़कों के ऊर्जा से। और ये बोल रहे हैं कि क्या बेवकूफ आदमी था अरविंद केजरीवाल की अपनी महत्वाकांक्षा में उसने पार्टी जो है वो बढ़ने नहीं दी, नहीं तो इसका बैकबोन, इसके पीछे इतने सशक्त लोग हैं जो डिजिटली इतने स्ट्रांग है, ठीक है, और युवाओं के साथ में उनका कनेक्ट है। आप रांका देख लें कि दिप्के देख लें, आप सौरभ दास देख लें, जितने भी लोग हैं ये सब के सब आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं। अब जो है नजर आरएसएस की ये युवा टैलेंट के ऊपर में गई है, ठीक है, और ये समझने की जरूरत है कांग्रेस को भी और दूसरी विपक्षी पार्टियों को भी। परिवारवाद जब तक इनकी पार्टियों में रहेगा पार्टी बढ़ेगी नहीं। जब तक आप टैलेंट स्पॉट नहीं करोगे, जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है, हेमंत बिस्व शर्मा हो या बंगाल वाले वो सीएम हो, है तो सब कांग्रेस के लीडर, टैलेंट स्पॉट करके वो अपनी तरफ ले आए। तो अब उसी पे काम चल रहा है। इनको ये समझ में आ गया, जैसे आपने अपनी भूमिका में बताया, कि जेनजी के साथ में आरएसएस कनेक्ट नहीं कर पाया, भले कितने भी इन्होंने शिविर, तरुण शिविर और दुनिया भर के शिविर चला दिए। इनको ये समझ में आया कि खास क्लास, एक खास वर्ग का युवा है जिसमें अभी तक हमारी पैठ नहीं जमी, ठीक है, और उस युवा को कैसे अपने फोल्ड में लाना है। जैसे 1980 में वीपी सिंह सरीखे लोगों को, मेनका गांधी जैसे लोगों को इन्होंने, आरिफ मोहम्मद खान तो खैर बहुत बाद में, इस सरीखे लोगों को जो अपने फोल्ड में लेके आ गए। और ये भाजपा नहीं करती है, ये संघ करता है। ब्रेन जो है वो संघ का है। इसीलिए जब जब भाजपा के ऊपर में प्रहार होता है तो बीजेपी के लीडर पीछे छुप जाते हैं संघ के। आज आप देखिए संघ सामने है, संघ हर तरफ से, आपको जितने भी आपने लोगों के वक्तव्य दिए, बयान आपने सुना है शुरू में, वो सब संघ के हैं। बीजेपी के लीडर खामोश हैं, वो कोई नहीं बोल रहा कि हम गोलियां चलवा देते या जो कर्फ्यू लगा देते। बीजेपी के नेता खामोश हो गए और वो थॉट के, संघ के थॉट के पीछे, ये संघ के पीछे चले गए। तो अब पूरा का पूरा संघ के हाथ में पावर है, और वो टेम्पलेट जो 1980s में संघ ने दोहराई थी जब ये सत्ता में नहीं थे, वो टेम्पलेट जो है वो अब 2025 में दोहराई जाने वाली है। जितनी भी पार्टियों में युवा नेता अच्छे हैं, जिनको वहां की पार्टियां भाव नहीं दे रही हैं, आप ये समझ लीजिए, उन लोगों को संघ जो है बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब इन युवा नेताओं पे डिपेंड करता है कि कितना उस फोल्ड में जाते हैं। हमने देखा है बहुत सारे लोग मोदी को, संघ को गालियां मारे, चाहे राघव चड्डा हो, चाहे सयानी घोष हो, बट आज हाथ जोड़ के वहीं खड़े हैं। तो ये तो नए बच्चे हैं, इन्होंने अभी तक पावर देखा नहीं है। तो ये क्या कल जाके हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, ये आगे आने वाला दिन जो है वो बताएगा। जी अभी जी। तो आपका कहने का मतलब ये है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने एक रणनीति बनाई है जिसके तहत वो उस डिजिटल उन्मुख पीढ़ी को अपने साथ जोड़ना चाहती है जिसको अभी तक नहीं जोड़ पाई। ये 2000 नई सहस्राब्दी में डिजिटल उन्मुख पीढ़ी की शुरुआत हुई। जब डिजिटल दुनिया खुलनी शुरू हुई तो उसके साथ इस पीढ़ी की शुरुआत हुई। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। उसकी शाखाओं में और उसके दूसरे जो प्रकल्प थे, उन प्रकल्पों में ऐसा कोई उन्होंने कार्यक्रम नहीं ले पाया जिससे वो इस पीढ़ी के साथ जुड़ सकें। इसलिए वो चौंके भी, थोड़े घबराए हुए भी हैं, थोड़े स्तब्ध भी हैं कि ये चीज उनके हाथ से छूट कैसे गई। तो इसलिए अब वो उसकी भरपाई करने के लिए उनकी पहली नजर, उन जो जाल फेंकने वाले हैं उसका पहला जाल में चाहते हैं पहले तो जो आम आदमी पार्टी से निकले हुए प्रतिभाशाली और डिजिटल दुनिया में पारंगत लोग हैं, वो उनमें से कुछ लोग उनके जाल में फंस जाएं। ये सारे के सारे फंस जाएं तो और अच्छी बात है, कुछ लोग फंस जाएं तो और फिर दूसरी पार्टियों पे भी उनकी निगाह है, उनको भी अपनी ओर खींचेंगे। उसके लिए कोई ना कोई मंच बनाएंगे, प्रकोष्ठ बनाएंगे, ये सब कुछ ना कुछ जो तरीके होते हैं इन तरीकों को अपनाया जाएगा। लेकिन अभी तो इन सब कामों में देर लगेगी। देखिए, ये तो संघ ने और भाजपा ने जेनजी के मामले में जो अर्ली मूवर एडवांटेज होता है वो खो दिया है। अब मतलब जो, अगर ये एडवांटेज उन्होंने नहीं खोया होता तो
वो विद्यार्थी परिषद से ये नहीं कह रहे होते कि भाई आप क्या कर रहे थे जब ये आंदोलन पनप रहा था, ये उठ रहा था। जी हाँ, बोलिए। सर, संघ जो है कभी भी शॉर्ट टर्म नहीं देखता है। संघ की बहुत ही दूरगामी लॉन्ग टर्म जो है परियोजनाएं रहती हैं। अभी आप ये देखिए कि 1980 में जो प्रकल्पना शुरू हुई थी वो 1998-97 में अटल बिहारी जब आए थे तब उनको मिली, और 2014 में एकदम संपूर्ण रूप से उनके हाथ में आ गई। संघ जो है आज तो इनके पास में पावर है, सत्ता है, एसआईआर है, जो परिसीमन है, तमाम तरीके की मीडिया है। ये सत्ता तो उनके पास 12.5 साल से है। ये सत्ता अभी 6 महीने नहीं आई, लेकिन ये 12.5 साल, जी 12.5 साल से इनके पास जो सत्ता है उसमें ये जेनजी वाला जो जीव है जो अचानक प्रकट हो गया है, ये तो बहुत पहले से मौजूद था। संघ उसकी शिनाख्त नहीं करता था। एक मिनट, पूरी बात कह दूं। संघ उसकी शिनाख्त नहीं करता था। जब श्रीलंका में जेनजी ने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप किया जो काफी उग्र किस्म का था, नेपाल में राजनीतिक हस्तक्षेप हुआ जो उग्र किस्म का था, बांग्लादेश में एक हद तक उसका हस्तक्षेप हुआ जो काफी उग्र किस्म का हस्तक्षेप था, तब भी ये लोग नहीं चेते और ये लोग कहते रहे कि नहीं, भारत में जो जेनजी है वो संस्कारी किस्म का जेनजी है। इस प्रकार के लोगों ने वक्तव्य दिए। अब उनकी समझ में आ गया कि ये संस्कारी उनकी दिमागी कल्पना है जिसका जेनजी की जो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए उन्होंने ये पूरा नाटक हुआ, 2000 स्वयंसेवकों को वहां बैठाया गया, वो कदम कदम पे ताली बजाते थे। बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि वो भागवत जी के शिष्य हों और भागवत जी उनके गुरु हों। हैं भी भागवत जी उनके गुरु। तो उसी तरीके से वो तो इस प्रकार का कार्यक्रम था। जो व्यक्ति सवाल पूछ रहा था वो भी इन्हीं का बंदा था। उसको जेनजी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रोज मीडिया मंचों में बैठाया जाता है, जबकि उसका जेनजी वगैरह से कोई उस तरह से कोई ताल्लुक नहीं है उसका। दरअसल इन लोगों के पास जेनजी के सच्चे नुमाइंदे हैं नहीं। हाँ, जो अभी जिनको नुमाइंदों के रूप में पेश किया जाता है ये फर्जी नुमाइंदे हैं, सच्चे नुमाइंदे नहीं है। कोशिश ये कर रहे हैं आपके कथनानुसार, आपकी बात समझ में आने वाली भी है कि ये संघ और भाजपा के दायरे के बाहर का जेनजी है जो जिज्ञासु है, आंदोलनरत है, रेडिकल है, उग्र है, बहस करता है, सवाल करता है, बात नहीं मानता है, अड़ियल है, संघर्षशील है और जम जाता है एक जगह है, जो उसने जंतर मंतर पर दिखाया भी है। उस जेनजी के साथ में कैसे संवाद किया जाए, कैसे उनको अपनी ओर खींचा जाए, इसलिए तरह तरह की योजनाओं, तरह तरह की तरकीबों का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या ये ऐसा कर पाएंगे? क्योंकि दो जुबानों में बोल रहे हैं ना। एक ये भी जुबान, अब से आज हरियाणा की जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने कह दिया कि भाई वहां तो कोई असली छात्र, असली नौजवान तो थे ही नहीं उस आंदोलन में। अभी भी बोल रही हैं, मतलब अभी भी कुछ ना कुछ बोल रहे हैं। तो ये सब जो हो रहा है इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस मुकाम पर कहाँ खड़ा हुआ है, क्या सोचता है? क्योंकि ये तो तय है, अगर इन्होंने इस जेनजी की गर्मी को शांत नहीं किया और ये 29-30% वोट जो है ये इनके खिलाफ चला गया, बीजेपी के खिलाफ चला गया, तो ये सत्ता से दूर, सत्ता इनके हाथ से चली जाएगी। क्योंकि इनको बहुमत जो प्राप्त है जो वो तो बहुत थोड़ा सा है, कगार पे खड़े हुए बहुमत के खोने के, कभी 40% तक पहुंच भी नहीं पाए। तो ये इनके हाथ सत्ता चली जाएगी और बहुत बुरी तरह इनकी पिटाई होगी चुनाव में। साथ में डर इनको ये भी है कि इन जेनजी के जो माता पिता हैं वो कहीं हमने उनके बेटों के साथ जो सलूक किया है उससे नाराज हो गए, वो भी हमारे खिलाफ ना हो जाएं। इसलिए बीजेपी ने पोस्टर निकाला है, एक बड़ा दिलचस्प पोस्टर निकाला है, जिसमें जेनजी के माता पिता दिखाए गए हैं कि हमने अपने बेटे को बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं, वो एक भटकती हुई राह पे नहीं चल सकता। तो ये जेनजी का समर्थन तो इस पे तो उन्हें उम्मीद है ही नहीं कि उन्हें मिलेगा। लेकिन जेनजी के माता पिता जो 45 साल के हैं, 50 साल के हैं या 55 साल के हैं, उनका भी समर्थन ना चला जाए, इसलिए इनकी सांस रुकी जा रही है। जी राजीव जी, देखिए सर, 2-4 सोशियोलॉजिकल जो चेंजेस हुए हैं, क्यों अड़ियल आपने बोला जेनजी जो है वो उसका रुख दिख रहा है। एक तो सबसे पहले समझने की जरूरत है, भारत की जो आज की डेट में मीडियन एज है वो है 29 ईयर्स। भारत की जो मीडियन एज है 29 साल है। बहुत ही युवा राष्ट्र है भारत इन कंपैरिजन विद यूएसए या जो भी विकसित राष्ट्र है। 39 ईयर्स है यूएसए में, मतलब हर यूरोपियन नेशन का जो है मीडियन एज भारत से ज्यादा ही है, कम नहीं है। अब हुआ ये है, देखिए 2-3 चीजें हुई है। पहला तो ये आरएसएस को समझ में आया है, जो वहां मैं अंदर की जो बात बता रहा हूं उनको ये समझ में आया है
कि मोदी गवर्नमेंट कहीं ना कहीं शिथिल हो गई है। पहले क्या होता था कि पेपर 2-4 साल में कोई एक आधी पेपर लीक होता था। अब ये हो गया है कि यदि पेपर लीक ना हो तो वो अपवाद होगा। पहले अपवाद होता था कोई पेपर लीक हो जाए, अब राजीव ऐसा जी, है इसमें कि एक और बात हुई, माफ कीजिए बीच में, इसमें एक और बात हुई, मैं आमतौर पर अपने वक्ताओं को बीच में रोकता नहीं हूं। जो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट दाखिल की है, जांच रिपोर्ट दाखिल की है, जो पहले बताई नहीं थी, उसमें सीबीआई ने खुद कहा है कि एनटीए के लोगों ने, जिन्होंने पेपर बनाया था, पर्चे बनाए थे, उन्होंने उन पर्चों को याद कर लिया, फिर मतलब उन्होंने रट लिया उन पर्चों को, सवालों को, फिर जाके उनको लीक किया। अब ये लोग जो पर्चा बनाने वाले थे, एनटीए के लोग थे, ये लोग तो सब आरएसएस के ही लोग थे। जी आप बोलिए। मैं आपको आज ऐसी बात बताऊंगा जिसपे कोई मेन स्ट्रीम मीडिया और यूट्यूब के मीडिया ने ध्यान नहीं दिया। हालांकि ये मैंने अपने चैनल करंट अनप्लग बाय राजीव पे 4-5-6 दिन पहले ही ये चीज बताया था। देखिए, वो कुलकर्णी प्रोफेसर जिसने केमिस्ट्री का पेपर बनाया था जहां से लीक हुआ है, वो कहां का? वो पुणे का। जो प्राध्यापिका महिला जिन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था, वो कहां की? वो पुणे की। और ये कुलकर्णी प्रोफेसर जहां जाके पढ़ाता था, वो किसका? तो लातूर में जाके वो कुछ सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। अब ये सारा कांड हुआ महाराष्ट्र में। और जो ये पेपर लीक हुआ, ये पेपर लीक कहां हुआ है? पेपर लीक की कंप्लेन जो हुई है वो कहां दर्ज हुई है? सीकर, राजस्थान में। क्योंकि एक ईमानदार व्यक्ति के बेटे ने आके अपने बाप को कहा कि मुझे पैसा दीजिए, मेरे पास में पेपर आ जाएगा। उस बाप ने बोला कि नहीं, और शौक लगा और जाके उसने राजस्थान में कंप्लेन की, और राजस्थान पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन किया। बाद में महाराष्ट्र पुलिस जुड़ी है। तो ये, और देवेंद्र फडणवीस पे कोई सवालिया निशान नहीं हो रहा। सीएम है, गृह मंत्री है, गृह मंत्रालय उनके पास में है। ये प्रोफेसर कुलकर्णी पुणे का, प्राध्यापिका पुणे की, लातूर वाला मेडिकल इंस्टीट्यूट जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा है वो महाराष्ट्र का। ये सारा कांड हो रहा है महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र पुलिस कहीं शक के घेरे में नहीं है। महाराष्ट्र का सीएम, महाराष्ट्र के गृह मंत्री ही सीएम है, वो कहीं शक के घेरे में कोई बात ही नहीं कर रहा। ठीक है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि जो आपने पिछले मेरे इंटरव्यू में पूछा था कि क्यों देवेंद्र फडणवीस को बुलाया गया आनंद फानंद में, कुछ मुझे खबरें ये भी मिली हैं कि अमित शाह और मोदी बहुत ज्यादा नाराज थे इनसे। गृह मंत्रालय भी तुम्हारे पास, सीएम भी तुम ही, और तुम्हारे राज्य से पेपर लीक हो रहा है, तुम्हारे नाक के नीचे से पेपर लीक हो रहा है, और पूरे महाराष्ट्र में नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारी थू थू हो गई है। और आज देवेंद्र फडणवीस एकदम शांति से बैठे, कोई उनके ऊपर में कुछ क्वेश्चन भी नहीं कर रहा। धर्मेंद्र प्रधान का विकेट गया, अमित शाह के ऊपर में जो है गाज गिरी हुई है, इथेनॉल में नितिन गडकरी लंबे हो जाएंगे, मोदी जी फ्रेंच कर रहे हैं, और जिसके राज्य में सब हुआ है उस पर किसी का ध्यान ही नहीं है। तो खैर, एनीवेज, थोड़ा मुद्दे से भटक गया। महत्वपूर्ण बात कही, नहीं मुद्दे से नहीं हटे आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ क्या अंदरूनी तनाव, अंदरूनी अंतर्विरोध है निश्चित रूप से। और उसमें देवेंद्र फडणवीस जो कि प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा रखते हैं, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ये सब भी बातें हैं। देखिए, वहां पर एकनाथ शिंदे को भी बुलाया गया था और उनको दोनों को एक साथ बुलाया गया था। शिंदे गए नहीं थे, गए थे केवल ये। तो इसका मतलब ये है कि वहां पर जाकर इनसे इनकी क्लास लगाई गई कि भाई ये आपके यहाँ क्यों हुआ। मुझे तो लगता यह है कि बात ये होती होगी, ये नहीं होती होगी कि आपके यहाँ कैसे हुआ। बात ये होती होगी कि भाई जो हो रहा था उसको आपने एक्सपोज क्यों होने दिया। दोनों बातों में फर्क है। क्योंकि मैं ये नहीं मान सकता कि इतने बड़े पैमाने पर इतनी बड़ी योजना के तहत पेपर लीक हो रहे थे, सब हो रहे थे, उसमें कितना पैसा चल रहा था, इसमें कोई भी सत्ताधारी पक्ष इसके अंदर शामिल ना हो, ये असंभव बात है। इसलिए लातूर वालों का नाम तो पहले भी आया है, 2 साल पहले भी आया है ये। और चूंकि पूरे शिक्षा जगत के ऊपर बीजेपी तो सरकार में है, आरएसएस का कब्जा है, सारे लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से सीधे या घुमा फिरा के जुड़े हुए हैं, वरना वो सिस्टम के अंदर जा ही नहीं सकते। सिस्टम के अंदर जाने के लिए जरूरी है कि वो इस तरीके से वो जुड़े हुए हों। तो ऐसी हालत में मैं तो ये मानता हूं कि जो शक की सुई है वो बाकायदा ढंग से जो है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ घूमी हुई है। और संघ को डर ये है कि एक दिन जेनजी उनके खिलाफ मुड़ जाएगा, क्योंकि जेनजी को भी पता है कि शिक्षा व्यवस्था की जो दुर्गति है, इस दुर्गति करने के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मुख्य अपराधी है।
इसलिए जंतर मंतर का जो आंदोलन था वो मोदी और शाह के खिलाफ, मोदी, शाह और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ तो था ही, वह घोषित रूप से मोहन भागवत के भी खिलाफ था। जी नहीं, आप एकदम सही बोल रहे हो सर। देखिए, ये नई परख पे हम लोग बहुत सारी चीजें ब्रेक करते हैं, पता नहीं, मतलब ध्यान से अगर कोई सुनेगा तो उसको बहुत कुछ आरएसएस, बीजेपी, इनकी स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। और आज आपने बहुत ही बढ़िया दिन जो है टॉपिक भी निकाला है, 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति, एक करो या मरो की स्थिति वाली, जो महात्मा गांधी जी फाउंडिंग फादर ने कहा था। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस के लिए ये करो और मरो की स्थिति है। और आप जो बोल रहे हैं, देखिए क्या है, ये तो पब्लिक डोमेन में हम लोग बात कर रहे हैं, सभी को ये पता चल रहा है। कांग्रेस के बड़े बड़े लीडरों से स्टेट के अंदर में मैंने ये देवेंद्र फडणवीस का जो एंगल है इस पे बात किया, बट किसी ने भी इसके अंदर में कोई बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाई नहीं। ठीक है, क्यों नहीं दिखाई आई डोंट नो, पर कहने का अर्थ ये है कि ये बहुत बड़ा, आप कह लीजिए कि अंदरूनी संघर्ष जो है वो सामने आया और इनके हाथ से बाहर निकल गया। बहुत सारे लोग बोल रहे कि इन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया, अगर इन्होंने भी आंदोलन खड़ा किया है तो इनके हाथ से बाहर निकल गया ये आंदोलन, और इसकी इन्होंने कभी भी परिकल्पना की नहीं थी, इनको कल्पना ही नहीं थी कि ये हो सकता है। कारण ये है, देखिए, और जो मोहन जी भागवत अभी आ रहे हैं या आरएसएस के दूसरे लोगों के आप जो वक्तव्य सुन रहे हैं, वो उसी क्रोध का परिचायक है। क्योंकि आप व्यापम घोटाला देख लीजिए, अब वो व्यापम घोटाले में जो व्यक्ति का नाम था या जो कहा जाता मास्टरमाइंड था, आज वो व्यक्ति कहां बैठा हुआ है। मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूं जो नहीं मालूम है किसी को, अगेन एक और खुलासा कर रहा हूं। जो जैसे ये जनजी का आंदोलन हुआ, 2 लोगों के नाम बहुत तेजी से उभरे कि ये मोदी के जो है ये विकल्प हो सकते हैं। उसमें एक नितिन गडकरी, सब जानते हैं, और उनके ऊपर में इथेनॉल E20 का जो है वो पूरी तरीके से मसला चल पड़ा। मैं ये नहीं बोल रहा कि नितिन गडकरी साफ और निष्पक्ष है, मैं पहले भी इसमें भी कई बार क्रिटिसाइज कर चुका हूं आपके प्लेटफॉर्म पे, परंतु ये ऑयल मिनिस्ट्री के अधीन था। नितिन गडकरी के ऊपर में पूरी गाज गिर रही है, इनकी विकेट कब गिरेगी मालूम नहीं, क्योंकि आरएसएस ने भी अपना किनारा कर लिया है। गडकरी जी जो है अब अकेले अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। परंतु दूसरा बड़ा लीडर जिसके ऊपर में कोई मीडिया का ध्यान नहीं गया, वो लीडर है शिवराज सिंह चौहान, जिसके खिलाफ इंक्वायरी चुपचाप मध्य प्रदेश में चालू हो गई है, आप लोग को जानकारी नहीं होगी। बिट्ठन मार्केट, जो कहना चाहिए कि अर्जुन सिंह जो कांग्रेस के कदावर लीडर थे, उनकी मां के नाम पे, शायद वाइफ के नाम पे, मां की नाम पे शायद वो मार्केट रखा गया। उस बिट्ठन मार्केट में शिवराज सिंह चौहान के बेटे को बहुत बड़ा भूखंड जो है वो आवंटित कर दिया जाता है। कब? जब शिवराज सिंह चौहान सीएम थे, उनको सीएम हटे हुए कितना दिन हो गया। और उस मामले का खोज, नकली पनीर अभी नागपुर में और बैतूल में, नागपुर के पास में, वहां मिली है, और उसके तार जोड़े जा रहे हैं शिवराज सिंह चौहान के बेटे ने जो फैक्ट्री चालू की है उससे। ठीक है, अभी तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है, पर सांकेतिक रूप में एक्शन चालू हो गया। कहने का अर्थ यह है अभय जी की अंदरूनी लड़ाई जम के चल रही है, जो ऊपर सतह पे नहीं दिख रही है। ये छोटी छोटी चीजों से हमको समझ में आ रहा है, और इसका कारण भी है। मैं एक तरफ आपका सर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, बहुत जरूरी है। विश्व भर में जितने भी राष्ट्र हैं जहां पे दक्षिणपंथी ताकतें प्रभाव में थी, 2008 के ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आने के बाद में 12-13 आप देख लीजिए, वो सारे राष्ट्रों में दक्षिणपंथी ताकतों के बीच में आपस में जबरदस्त लड़ाई चालू हुई है। भारत का तो हम नमूना अपन बता ही रहे, पर आप ये देखिए कि पोलैंड के अंदर में लॉ एंड जस्टिस पार्टी, जो एकमेव दक्षिणपंथी ताकत जो है यूरोपियन यूनियन के अंडर में, उसमें 2 फाड़ हो गए। फ्रांस में मरिया लीपेन जो है, उनके ऊपर में कोर्ट में केस लग गया था और उनकी पार्टी से एक अलग निकल गया। यूनाइटेड किंगडम में नाइजल फराज जो है, उनकी पार्टी में 2 फाड़ हो गए हैं। रिफॉर्म ब्रिटेन करके रॉबर्ट लोई ने खोल दी अपनी अलग पार्टी। मैं सब बातें क्यों बता रहा हूं? मैं कोई जनरल नॉलेज नहीं बढ़ाना चाह रहा हूं, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूं कि विश्व भर में जैसे 2011, 12, 13 में एक समय बना था कि दक्षिणपंथी पार्टियां उभार पे आई थी और लिबरल पार्टियां हाशिए पे चली गई थी। भारत में भी यही हुआ था, कांग्रेस धीरे धीरे हाशिए पे जा रहा था और बीजेपी का ग्राफ बढ़ रहा था। अब एकदम रिवर्स हो रहा है, और विश्व का जो ये चेंज हो रहा है वो कहीं ना कहीं भारत पे भी हमको रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे दिख रहा है कि भारत की जो दक्षिणपंथी पार्टी है, जो घोर पूंजीवाद में विश्वास करती है और धार्मिक उन्माद में विश्वास करती है,
ये आपस में लड़ रहे। लड़ने का कारण ये है कि विश्व भर में जितने भी दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, इनके लीडर्स बहुत लड़ाकू स्वभाव के हैं, और जब ये सत्ता में आते हैं, जब लड़ने के लिए कोई नहीं बचता, तो ये आपस में एक दूसरे से लड़ना चालू कर देते हैं। जैसे ही लीडर का करिश्मा खत्म होता है, जो मेन लीडर है, तो जो उसके नीचे के जो अंडरलिंग्स हैं, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, ये आपस में सत्ता प्राप्त करने के लिए लड़ाई आरंभ कर देते हैं। और ये विश्व भर में हो रहा है, भारत में भी उसका नजारा हो रहा है। नरेंद्र मोदी वृद्ध हो रहे हैं, और जितने नीचे नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, वॉट जितने भी नंबर्स हैं, ये सारे के सारे आपस में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। और वो हमको दिख रहा है अलग अलग जगहों पे, जिस तरीके से पुलिस केस हो रहे हैं। पहले मोहन यादव के ऊपर में वहां तमाम तरीके की मीडिया में खबरें आई। शिवराज सिंह चौहान पे आरोप लग रहा है कि वो मोहन यादव के खिलाफ जो जमीन वाला मामला है, वो इन्हीं को कुचकाया हुआ है। हाँ, तो अब उनके बेटे पे केस हो गया, अब व्यापम खुलेगा धीरे धीरे। अभी कहने का अर्थ ये है कि देखिए, जब इनके पास में लड़ने के लिए कोई बचता नहीं है, तो ये आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने चैनल पे वीडियो इसी चीज पे बनाया था। कोई पार्टी सत्ता में रहती है राजीव जी, ये तो आप जो कह रहे हैं वो तो सही बात है ही। दूसरा पहलू उसका ये भी है कि लंबे अरसे तक जो पार्टी सत्ता में रहती है, और जब उसका नेतृत्व बढ़ाने लगता है और उसके नेतृत्व के विकल्प की खोज शुरू हो जाती है, उस वक्त दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर के लोग, महत्वाकांक्षी लोग जो हैं, वो एक दूसरे को निपटाने में जुट जाते हैं। उन्हें लगता है कि हम अपने प्रतिद्वंदी को निपटा देंगे तो फिर हमारा नाम है। तो बहुत ही सुंदर चर्चा हुई इसमें, और आपने बहुत सारी ऐसी बातें भी बताई, खास तौर से जो केवल सारा कुछ पुणे, महाराष्ट्र इसी में हो रहा है। देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली क्यों बुलाया गया था, ये इसके बारे में भी पहली बार किसी व्यक्ति ने प्रकाश डाला है। इससे पहले किसी ने बताई भी नहीं थी बात ये। तो बहुत अच्छी चर्चा हुई, और इस चर्चा को मैं मानता हूँ चर्चा का भाग 1 है। अभी इसके और भी भाग होने बाकी हैं, और आप दूसरे भागों को लेके भी नई परख के दर्शकों के सामने आएंगे। धन्यवाद।